नमस्कार। आज हम श्रम विभाजन के टॉपिक के अंतर्गत जो दुर्कहेम के द्वारा विचार दिए गए हैं उसके कुछ समाजशास्त्रियों के द्वारा आलोचनाएं की गई है, उन पे चर्चा करेंगे। मर्टन ने ये लिखा है कि दुर्कहेम ने लक्ष्य या उद्देश्य के स्थान पर जो प्रकार्य शब्द का प्रयोग किया है वो करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रकार्य शब्द का त्रुटिपूर्ण प्रयोग किया गया है, उसके स्थान पर लक्ष्य या उद्देश्य का भी प्रयोग किया जा सकता था। प्रकार्य शब्द नया गढ़ने की आवश्यकता दुर्कहेम को नहीं थी। रेमंड एरन ने ये लिखा है कि आदिम समाजों में दुर्कहेम ने खंडात्मक सामाजिक संरचना को उल्लेख किया है और आधुनिक जटिल समाजों में घुली मिली सामाजिक संरचना का उल्लेख किया है। जबकि एरा ये कहते हैं कि कुछ विकसित जटिल समाज ऐसे हैं जैसे जाति पर आधारित समाज, जिनमें कि खंडात्मक सामाजिक संरचना विद्यमान होती है। जातियाँ अलग अलग समूह के रूप में विभाजित भी होती है और परस्पर अन्योन्याश्रित भी होती है। तो ऐसी स्थिति में वे अपना समाज में अलग स्वरूप भी बनाए रखती हैं और साथ में पारस्परिक आत्मनिर्भरता भी उनके बीच में पाई जाती है। तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि खंडात्मक सामाजिक संरचना आदिम समाजों में ही पाई जाती है या विकसित समाजों में नहीं पाई जाती। तो इस आधार पर विभिन्न समाजों को अलग अलग करना सामाजिक संरचना के आधार पर वो त्रुटिपूर्ण रेमंड एरा के द्वारा बताया गया। इसके अलावा बोगार्ट्स और बार्नेस ने लिखा कि दुर्कहेम ने जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन का कारण माना मुख्य रूप से, और वे श्रम विभाजन को एक सामाजिक तथ्य कहते हैं। सामाजिक तथ्य के रूप में दूसरे सामाजिक तथ्यों से उसकी उत्पत्ति बताते हैं। जबकि वो लिखते हैं कि श्रम विभाजन, जिसको कि जनसंख्या के बढ़ने को श्रम विभाजन का कारण माना जाता है, जनसंख्या का बढ़ना एक जैविकीय कारक है, प्राणी शास्त्रीय कारक है। ऐसी स्थिति में दुर्कहेम का जो ये श्रम विभाजन का सिद्धांत है वो सामाजिक न रह करके बल्कि इसकी प्राणी शास्त्रीय व्याख्या हो जाती है और दुर्कहेम अपने विचारों पे स्वयं ही कायम नहीं रह पाए। इसके अलावा मर्टन और स्मुलियन ने ये लिखा कि दुर्कहेम के द्वारा जो नैतिकता को व्यक्तिगत और सामूहिक आधार पे अलग अलग किया गया कि यांत्रिक एकता वाले समाजों में व्यक्ति समूह के प्रति उत्तरदायित्व होता है, नैतिकता की भावना उसमें सामूहिक होती है, और सावयवी एकता वाले समाजों में व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना होती है। तो इस आधार पर व्यक्ति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना अंततः समाज के प्रति ही उत्तरदायित्व की भावना मानी जाती है अप्रत्यक्ष रूप से। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति नैतिकता को सामूहिकता के आधार पर और व्यक्तिगत आधार पर अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये अलग अलग करना त्रुटिपूर्ण व्याख्या है। इसके अलावा दुर्कहेम ने श्रम विभाजन की यांत्रिक और सावयवी एकता के आधार पर व्याख्या की है कि ये अलग अलग समाजों के अंदर पाई जाती है। जबकि बहुत सारे समाज ऐसे हैं जैसे कि ग्रामीण विकसित समाज, जिनमें समानता के लक्षण यांत्रिक एकता भी विद्यमान होती है और पारस्परिक निर्भरता भी विद्यमान होती है, अर्थात सावयवी एकता भी विद्यमान होती है। तो सावयवी एकता और यांत्रिक एकता को विभिन्न प्रकार के समाजों के आधार पर विभाजित करना उपयुक्त नहीं है। सभी समाजों में समानता के कुछ न कुछ लक्षण अवश्य विद्यमान होते हैं तथा विभिन्नता के भी कुछ न कुछ लक्षण अवश्य विद्यमान होते हैं। समानता और विभिन्नता के आधार पर इनकी पारस्परिक तुलना करना त्रुटिपूर्ण है। इसके अलावा मर्टन ने लिखा कि दुर्कहेम ने सामाजिक परिवर्तन और प्रगति को श्रम विभाजन का परिणाम माना।
कि इनके श्रम विभाजन के माध्यम से समाज में परिवर्तन और प्रगति आती है, जबकि ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो कि बहुकारकीय हैं और इन्हें केवल एकमात्र श्रम विभाजन के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता, और ये परस्पर अन्योन्याश्रित भी हैं, सामाजिक परिवर्तन और प्रगति। तो ऐसी स्थिति में केवल श्रम विभाजन को इसका कारण बताया जाना वो त्रुटिपूर्ण है, उचित नहीं है। मर्टन और बार्नेस ने लिखा है कि दुर्खिम ने श्रम विभाजन और सामाजिक एकता के बीच भौतिक विज्ञानों के समान प्रत्यक्षवादी पद्धति को अपनाया है। ये जबकि एकता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसमें भौतिक विज्ञानों के समान प्रत्यक्षवादी पद्धति को नहीं अपनाया जा सकता, और इसे स्पष्ट करने के लिए दुर्खिम ने एकता का संबंध कानून से जोड़ा है। जबकि कानून का पालन करने वाले जो लोग हैं वो ज़रूरी नहीं समाज के साथ में एकता की भावना ही रखें, क्योंकि कानून का पालन बहुत सारे लोग दंड के भय से भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एकता के साथ में कानून का संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता कि कानून और एकता के बीच में पारस्परिक रूप से संबंध हो पाया जाए। ऐसा दुर्खिम ने करके त्रुटिपूर्ण विचारधारा उसकी स्पष्ट दिखाई देती है। यांत्रिक और सावयवी एकता के बीच में उन्होंने अंतर करते हुए लिखा कि यांत्रिक एकता पर आधारित समाजों में दमनकारी कानून और सावयवी एकता पर आधारित समाजों में प्रतिकारी कानून पाए जाते हैं, जबकि हम ये देखते हैं कि यांत्रिक एकता वाले समाजों के अंदर जो संपत्ति से संबंधित जुड़े हुए कानून हैं, वो क्षतिपूर्ति से जुड़े हुए कानून हैं, वो प्रतिकारी कानूनों के रूप में भी दिखाई देते हैं, जबकि सावयवी एकता वाले समाजों में जो फौजदारी से संबंधित कानून हैं उनको दमनकारी कानूनों के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके अलावा ये कहा गया कि यदि हम कानून का अध्ययन करते हैं और उसके आधार पर एकता के साथ में उसका संबंध स्थापित करते हैं, तो एकता एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है जिसका कि प्रत्यक्ष अवलोकन कानून के साथ में संबंध स्थापित करते हुए नहीं किया जा सकता। सोरोकिन, बार्नेस और मर्टन ने ये लिखा कि दुर्खिम ने व्यक्ति की तुलना में समाज को अत्यधिक महत्व दिया है, जबकि व्यक्तिगत आधार पर सहयोग और गुणों की उपेक्षा नहीं की जा सकती जो समाज को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति और समाज को बराबर का महत्व दिया जाना चाहिए, जबकि दुर्खिम ने समाज की तुलना में व्यक्ति को महत्व नहीं दिया है। दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत की आलोचना करते हुए मर्टन, बार्नेस, बोगार्ट्स, गिन्सबर्ग और रेमंड एरा ने लिखा है कि समाज के अंदर अस्तित्व के लिए एकता का या नैतिकता का होना आवश्यक है, और श्रम विभाजन के सिद्धांत के आधार पर ये एकता श्रम विभाजन का प्रकार्य है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो इसका मुख्य कारण जनसंख्या को बढ़ना माना है, जबकि जनसंख्या का बढ़ना एक जैविकीय तथ्य है न कि सामाजिक तथ्य। तो इसको हम इसकी श्रम विभाजन की जैविकीय व्याख्या के रूप में स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दुर्खिम के सिद्धांत की अनेक समाजशास्त्रियों के द्वारा आलोचना की गई है और अनेक कमियां उसके अंदर बताई गई है, लेकिन इसके आधार पर ये नहीं कहा जा सकता कि दुर्खिम का सिद्धांत पूर्णतया गलत है, क्योंकि दुर्खिम ही पहले से विचारक थे जिन्होंने मनोवैज्ञानिक तथ्यों को समाजशास्त्रीय तथ्यों से अलग किया और समाजशास्त्र को मनोविज्ञान के क्षेत्र से बाहर निकालने का प्रयास किया, और वे अपने जीवन में फ्रांस का नैतिक पुनर्गठन करना चाहते थे और नैतिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहे, और फ्रांस राष्ट्र का एक नैतिक पुनर्निर्माण उनका प्रयास रहा है। सार्वजनिक ऐसे नियम बनाना चाहते थे जो कि सार्वजनिक गतिविधियों की आधारशिला बन सके, ऐसे सामाजिक विज्ञान के रूप में विकास हो सके। उन्होंने समाजशास्त्र का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण करते हुए मनोवैज्ञानिक विधियों की
आलोचना की और विसंगति, सामाजिक एकीकरण, सावयवी एकता जैसी अवधारणाओं का विकास करके आधुनिक समाजशास्त्र का निर्माण करने का प्रयास किया। समाज के एकीकरण और प्रगति में उनका ये जो अध्ययन है वो अभूतपूर्व योगदान माना जा सकता है। धन्यवाद।